सरकार गाय के ऊपर भाषण दे सकती है, गाय के लिए लोगों की हत्या कर सकते हैं, पर गाय कैसे जीवित रहे इसके लिए कोई काम नहीं कर सकते। कैसे, क्या 40 रुपए रोज एक गाय को देने में इन्हें दिक्कत है? ये गौशाला नहीं खोलते, कत्ल खाने खोलते हैं। अभी गौशाला के नाम पे एक नई योजना लाया कि 300 एकड़ जमीनें उद्योगपतियों को दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता का एक अपनी अट्ठास होती है, और जैसे रावण को अहंकार था ऐसे ही अहंकार इनको भी है कि जब लोग आते थे रावण भी यही कहता था, कंस भी यही कहता था कि मेरे से ज्यादा बलशाली। कहावत है ना कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ धरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। 8 साल 9 साल बाद इनको याद आई कि हमने 10 साल बाद कि हमने जीएसटी गलत लगाया था। आज गरीब परिवार का व्यक्ति कपड़े खरीदने जा रहा है, उसको महंगा मिला। कर क्या रहे हो आपने? किस तरीके से करा? देश के अंदर अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, चंद उद्योगपति देश में फायदा उठा रहे हैं, महंगा पेट्रोल महंगा डीजल, और आदमी को जिस तरीके से अभी पेट्रोल डीजल को क्यों जीएसटी के अंदर नहीं करा। सर, मौजूदा सरकार की बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार है, कैसा नेतृत्व देख रहे हैं? कर्ज, क्राइम और करप्शन, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार, जी सिर्फ ये इसका मूल। सर, क्या कांग्रेस केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? कहीं बीजेपी में पटवा जी के बेटे भी इतने केस होने के बाद वो नेता है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। हर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगता है। जब इस देश के अंदर वो कहावत है ना कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, इस देश की आर्थिक नीतियां डूब रही है, इस देश का नौजवानों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, इस देश के किसानों के फसलों के दाम खत्म हो रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान मेरा आप लोगों से कहना है, ना राम खतरे में है ना अल्लाह खतरे में। अगर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे नौजवानों, इस धर्म का चश्मा तो उतारो। आप लोगों का रोजगार, किसानों के फसलों के दाम, हर वर्ग के अधिकार, महिलाओं पे अत्याचार, इस देश के अंदर गरीब मजदूर और किसान के हक और अधिकार खतरे में। दूसरे नंबर तो इनने कम आंकड़े, क्योंकि इन्हीं की सरकार केस कम करती है, आंकड़े इससे बहुत भयावह। इनको परिवारवाद से दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत है गांधी परिवार से। सभी दर्शकों का नमस्कार, मैं हूं अमन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज की इस खास चर्चा में जो अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं वो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, काला पीपल मध्य प्रदेश विधानसभा से पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री कुणाल चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जो राजनीति की शुरुआत आपकी हुई, आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश से, किसानों की भी आप एक तरीके से बहुत आवाज उठाते रहते हैं, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा, कैसे आपने शुरुआत हुई राजनीति? एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में मैंने पहले ग्रीन कार्ड से लेकर उन पॉलिसीज की लड़ाई लड़ने का काम करा, और जब उसके बाद समय हुआ तो धीरे से जब राहुल गांधी जी इस देश की राजनीति में यूथ कांग्रेस की कमान संभाली और उन्होंने एक नारा दिया कि नेता बनो और नेता चुनो, वो नारा मेरी राजनीतिक संघ की शुरुआत थी, और उसी के माध्यम से शुरुआत करने का काम किया। और जब वो उन्होंने नारा दिया उसके माध्यम से यूथ कांग्रेस की तो और अग्रसर हुए माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ फिर प्रदेश में प्रवक्ता के रूप में काम किया, प्रियव्रत जी के साथ जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया, फिर खुद ही मैंने स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में 7.5 साल काम किया। और ये संघर्ष करते हुए सड़क पे जब संघर्ष किया तो जनता ने सदन में पहुंचाने का काम किया, और सड़क के संघर्ष को जनता सदन के अंदर लेके। अगर बात की जाए, अभी आप एआईसीसी के जो सेक्रेटरी हैं, क्या कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां आपकी रहती हैं? देखिए, एआईसीसी के सेक्रेटरी के रूप में मैं महाराष्ट्र का इंचार्ज हूँ। अभी कुछ समय के लिए मुझे बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर भी दायित्व दिया गया, तो बेसिकली महाराष्ट्र का इंचार्ज और महाराष्ट्र की जवाबदारी थी। सर, अगर बात की जाए, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक रहे, कैसा अनुभव रहा विधायक बनने के बाद? देखिए, एक विधायक एक जवाबदेही है, क्योंकि जब आपको जनता वोट देती है, चुनती है, तो उनके प्रति आपकी जवाबदारी होती है कि किस तरीके से आप उनके खराब समय में, उनकी परिस्थितियों में जब उनको जरूरत हो उनको उपलब्ध रहे, जब उनके को जरूरत हो उनकी आवाज को। क्योंकि इस गणतंत्र में लोग अपने गण को चुनते हैं, कि मतलब अपना हर व्यक्ति अपने वोट के अधिकार उपयोग करता है, एक सदन के अंदर अपने गण को भेजने का काम करता है कि सदन में उनकी आवाज उठाए, सड़क पे उनकी आवाज उठाए। तो हमने दोनों तरीके के अनुभव रहा कि जब हम सड़क के संघर्ष को सदन के अंदर भेजा तो किसानों की आवाज में, चाहे हम लहसुन की कट्टिया लेके, क्योंकि जब किसानों का क्षेत्र मेरा है
तो मूलतः किसानों की आवाज उठाने का एक अनुभव रहा और बेहतर रूप से आप कैसे जनता की चीजों के अंदर सहभागी बन सकते हो, जनता को कैसे भला कर सकते हो। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया हो, क्षेत्र के विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता के संघर्ष में जुड़ के उनके कंधे से कंधा मिला के सुख दुख में काम किया, और एक अनुभव, क्योंकि जब जवाबदेही होती है और आप काम करते हो तो बड़ा अच्छा अनुभव लगता है। सर, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, लेकिन अब पार्टी चेंज हो गई है, सरकार वहां पे बीजेपी की आ गई है। क्या कुछ ऐसे कारण रहे जो इस बार कांग्रेस की वहां पे? सरकार तो पहले भी बीजेपी की थी, कई कारण रहे, कुछ कमियां रही होगी। 5 साल हमने जनता की सेवा करी, कोशिश करी कि पूरी ताकत से सुख दुख में और ताकत से उनकी बात सड़क पर उठाने का काम करा। कुछ कमियां जनता को लगी होगी तो उन्होंने 87,000 लगभग वोट दिया, पर कुछ कमी रही होगी तो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने कम दिया। आगे और सेवा करेंगे और ताकत के साथ मुझे भरोसा है कि जनता वापस लेके आएगी। अगर बात की जाए अभी मध्य प्रदेश जो कांग्रेस है उसकी मौजूदा स्थिति कैसी देखते हैं आप? देखिए, एक सड़क पे संघर्ष करती हुई कांग्रेस दिख रही है और ताकत के साथ मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को, चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीबों की, चाहे महिलाओं की, सड़क पे ऊपर संघर्ष कर रही है। और जनता को कोशिश है कि कैसे मूल मुद्दों पे लाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में, इस 15-20 साल के राज में मध्य प्रदेश बहुत पीछा चला गया। और जिस तरीके से हमारा विकास होना था, जिस तरीके से किसानों को लाभ होना था, उस परिस्थितियों के साथ ना तो किसान ठीक स्थिति में है, ना नौजवान ठीक स्थिति में। बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश हो चुका है। सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों की होती है। आर्थिक रूप से हम कर्जदार होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है, जो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार है, इसके खिलाफ माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सदन से लेके सड़क तक ताकत के साथ लड़ाई को लड़ रही है। सदन के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी उमंग जी, और प्रदेश के अंदर पूरी सड़क के ऊपर माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जिस तरीके से अभी आपने किसानों की बात की, अभी निरंतर कांग्रेस पार्टी काफी प्रदर्शन कर रही है एमएसपी को लेके, चाहे सोयाबीन के दामों को लेके, जिस तरीके से किसानों को काफी घाटा हो रहा है, तो उस पर अब आगे चल के और क्या क्या? देखिए, हम सड़क पे लड़ ही रहे हैं। मैंने खुद ने, मेरे यहाँ भी सारे ब्लॉकों के अंदर हमने प्रोग्राम करे किसान, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी जब आए नहीं थे उससे पहले यही सोयाबीन 1,000 की लागत पे 5,000 रुपए कुंटल बिकती थी। इन्होंने वादा करा था अच्छे दिन आएंगे, लागत आदि कर देंगे, कीमतें दुगनी। तो लागत आदि तो छोड़ो, किसान की डीएपी की कीमत, दवाइयों की कीमत, मजदूरी की कीमत, हर बीज की कीमत, हर जो कीमत बनी है, लागत तो 3 गुना हो गई। और जो कीमतें 5,000 रुपए से थी वो आज 3,500 3,000 रुपए पे आ गई। जब उसका एमएसपी उससे भी नीचे बिक रही है। और अभी महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने वादा करा था कि हम 6,000 रुपए कुंटल खरीदेंगे। अभी देश के अंदर से एक आदेश निकला कि समर्थन मूल्य पे गुजरात में मध्य प्रदेश जो सोयाबीन का सबसे बड़ा स्टेट है, उसमें समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हो रही। उसमें कह रहे हैं भावांतर, और भावांतर 8 साल पहले के जो किसानों के सोयाबीन के 500 रुपए है चुनाव, उस चुनाव के पहले के आज तक तो आपने वो दिए नहीं। भावांतर क्यों एमएसपी के ऊपर सरकार इसको नहीं खरीद रही? क्यों इसको 6,000 रुपए एमएसपी क्यों नहीं बढ़ा रही? और किसानों की लागत तो निकले 4-5 हजार हमारी लागत हो गई और आज की तारीख में उससे भी कम कीमत पे बिक रही है। तो किसान को आपने लागत आदि करने का बोला था, ना कि कीमतें आदि करने का। पर लगता है कि जिस तरीके से झूठ बोल के कहते हैं, तो कीमतें तो इन्होंने आदि करती है और लागत 3 गुनी करती है। कहीं ना कहीं किसान के प्रति इनका जो नफरत का भाव है, हमारे दो की सरकार चल रही है। हम सड़क पर लड़ रहे हैं और ताकत के साथ सदन से लेकर सड़क पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर अभी बात की जाए मौजूदा स्थिति, मध्य प्रदेश का जो विपक्ष है उसकी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, आप क्या देखते हैं? क्यों नहीं दबाना चाहिए? दबाएगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता का एक अपनी अट्ठास होती है। और जैसे रावण को अहंकार था, ऐसा ही अहंकार इनको भी है कि जब लोग आते थे, रावण भी यही कहता था, कंस भी यही कहता था कि मेरे से ज्यादा बलशाली नहीं। पर जनता जब आती है तो जिस तरीके से, जो एक कहावत है ना कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाठ धरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। सर, जिस तरीके से कल जीतू पटवारी जी ने न्यू मार्केट में एक तरीके से जागरूक किया जीएसटी को लेकर, सभी व्यापारियों से बात की, और वहाँ उन्होंने एक चीज और ये कही कि अभी कुछ दिन पहले ही एक मुद्दे पर मोहन यादव जी ने उन्हें मूर्ख कहा, और इस तरीके के अगर वर्ड वो कोई
विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरीके के वर्ड अगर यूज करते हैं तो आपको क्या लगता है कितना इस इसकी तरीके का वर्ड मानसिक दिवालियापन है कि किस तरह के शब्दों का चयन प्रदेश के मुखिया का होना चाहिए, किस तरीके के लोगों के साथ भाव होना चाहिए। बीजेपी का ये मानसिक दिवालियापन हमेशा दिखता है, रोज कोई ना कोई इस तरह के विवादित बयान, नए बयान देने का काम और जागरूकता का काम कांग्रेस करेगी। किसी 8 साल 9 साल बाद इनको याद आई कि हमने 10 साल बाद कि हमने जीएसटी गलत लगाया था। उस स्लैब को तो जो छोटे मंझले उद्योग इनकी गलत नीतियों के कारण, क्योंकि पहले करा इन्होंने नोटबंदी, फिर उसके बाद गलत जीएसटी लगा दी, जो छोटे मंजिले उद्योग थे जिनका समय निकल गया, जो इनके इन गलत नीतियों के कारण बर्बाद हो गए, उसकी जवाबदेही कौन की। और आज भी जो लगाया टेक्सटाइल के ऊपर 5% से बढ़ा के 18% कर दिया, आज गरीब परिवार का व्यक्ति कपड़े खरीदने जा रहा है, उसको महंगा मिला। कर क्या रहे हो आपने, किस तरीके से करा। देश के अंदर अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, चंद उद्योगपति देश में फायदा उठा रहे हैं, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, और आदमी को जिस तरीके से अभी पेट्रोल डीजल को क्यों जीएसटी के अंदर नहीं करा, ये सीधा सवाल है। जब आपने सारी चीजें करी, गैस को, पेट्रोल डीजल को, इनको जीएसटी के अंदर करो ना। आप क्यों जनता को बोझ देना चाह रहे हो? तो कई ढकोसले हैं और सिर्फ उत्सव धर्मी, मतलब लगभग लोग कहने लग गए। अभी तो लोगों ने, एक ने मुझे मजाक में कहा, भैया मान जाओ कि इनकी जीएसटी अच्छी है तो 50,000 करोड़ रुपए तो ये उसके विज्ञापन में खर्च कर देंगे कि ये अच्छी है। बताओ तो सही, आपने करा क्या और इसका गुनहगार कौन? पहले तो माफी मांगो कि क्यों गलत जीएसटी लगाई थी। इस देश के सामने आके प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, जवाबदेही देना चाहिए कि किसकी जवाबदेही थी कि गलत से उसके। राहुल जी ने कई बार चेताया, पहले दिन से चेता रहे हैं कि किस तरीके से हमें जीएसटी लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। पर देखा तो आपने कि भारतीय जनता पार्टी 88 में घमंड में रावण की तरह अहंकार नहीं चला, सीधे तौर पे जनता से माफी मांगे। जो छोटे मंजिले उद्योगों के साथ कुटराघात करा, उनके भविष्य का कत्लेआम करा, कितने इसके कारण बेरोजगार लोग हुए, उनसे माफी मांग के कान रगड़ के माफी मांग। अगर जीएसटी की बात की जाए सर, जीतू पटवारी जी एक चीज और उठा रहे हैं कि गौ मांस पर इन्होंने 0% जीएसटी जो की है। देखिए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गाय पे बात करती है, भाषण देती है। हम कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लगभग हमने 37 गौशाला मैंने अपने यहाँ खोली, 1,500 से ज्यादा गौशाला 15 महीने के अंदर खुली, और बड़ी बड़ी गौशालाएं खुली जिन्हें बंद करने का काम भारतीय जनता, पहले भी जब कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह जी के समय 10 साल बनी थी, तब उन गौशालाओं को 15 साल में बंद करा। फिर वापस जैसी कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने नई गौशालाएं खोली, उनके लिए भी बंद करने का। ये गौशाला नहीं खोलते, कत्ल खाने खोलते। अभी गौशाला के नाम पे एक नई योजना लाया कि 300-300 एकड़ जमीनें उद्योगपतियों को दे देंगे। सरकार गाय के ऊपर भाषण दे सकती है, गाय के लिए लोगों की हत्या कर सकते हैं, पर गाय कैसे जीवित रहे इसके लिए कोई काम नहीं कर सकते। कैसे, क्या 40 रुपए रोज एक गाय को देने में इन्हें दिक्कत है? अरे करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, रोज कर्जा ले रहे हो, कर्जा जा कर रहा है, ना किसान का कर्जा माफ हो रहा, ना गाय को आप चारे के पैसे दे रहा है पा रहे, ना गौशाला चलवा पा रहा है। इन्होंने मध्य प्रदेश की 90% गौशाला बनवा दी और नए बूचड़ खाने खुलवा के ये इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा गो कत्ल का कारखाना खुलवाना का चाहते हैं, और सबसे ज्यादा बीफ के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। विश्व में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया। अभी 2 दिन से जब हम पढ़ रहे हैं कि गाय के ऊपर टैक्स का, इसको बंद करना चाहिए। टैक्स लगाना नहीं लगाने की बात तो छोड़ो, कि किस तरीके से इस तरह के कृत्य बंद होना चाहिए, किस तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई। सर अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया के आने पर कितनी शैली में बदलाव हुई, जो राजनीति की शैली है उसमें कितना बदलाव आया? कई चीजें, सूचना तंत्र है, आदान प्रदान का कई लोगों को पता करने का, मुझे लगता है कि अच्छा है, उससे कई तरह के बदलाव है। जी, कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में हार का सामना कर रही है, हम लोग देख रहे हैं। क्या संगठन कमजोर है या नेतृत्व में कुछ दिक्कत आ रही है? कुछ कमियां रहती है। 40% से ज्यादा वोट लगातार कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, कुछ परसेंट वोटों से आगे पीछे हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन भी मजबूत है, कार्यकर्ता भी मजबूत है, नेतृत्व भी मजबूत है, पर कुछ कमियां होंगी जिसके कारण उनको सुधार रही है पार्टी। सर राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भी जनता कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं करा? डबल कर दिया राहुल गांधी जी की यात्रा ने, डबल सीटें कर दी। पूरे देश के अंदर जो सीटें हम 50 पे थे, वो 100 के ऊपर पहुंचने का काम कर दी। कई सीटें बहुत कर। इस देश में एकमात्र नेता जो हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की बात करने वाले, इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, इनके मसीहा के रूप में, क्योंकि एक व्यक्ति है जो लोगों के मूल मुद्दों की, बेरोजगार नौजवानों
नौजवानों के साथ वो खड़े हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो तो वो लाठी लेके खड़े हैं। एकमात्र नेता है हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी, जो कहीं ना कहीं लोगों के दिल की बात और मन की बात सुनते हैं। एक नेता आते हैं, वो अपनी मन की बात करते चले जाते हैं। राहुल गांधी जी गरीब, चाहे गाड़ी मैकेनिक हो, चाहे कटिंग वाला हो, एक एक व्यक्ति से दिल की बात सुन के उसको सदन के अंदर उठाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और राहुल गांधी जी इस देश में, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि इस देश में राहुल जी को जरूरत है कि नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, पर इस देश को जरूरत है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, ताकि इस देश का वो नेता जो वैश्विक मंच की चीजों को समझते हैं, जो भविष्य को भापने का काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं देश के गरीब परिवार के लोगों के दर्द को समझने का काम करते हैं, ऐसे हमदर्द व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर बेहतर रूप से कहीं ना कहीं विकास होगा। सर, मौजूदा सरकार की बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार है, कैसा नेतृत्व देख रहे हैं? कर्ज, क्राइम और करप्शन, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार जी, सिर्फ ये इनका मूल। शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पे इन लोगों ने 2023 में चुनाव लड़ा था, लाडली बहना योजना जी के झूठ पे जी। शिवराज जी ने कहा था 3000 से शुरू करूंगा, लाडली बहना 10,000 तक लेके जाऊंगा। शिवराज जी ने कहा था 6,000 रुपए कुंटल कर दूंगा सोयाबीन का, गेहूं को 3100 रुपए कुंटल, 2700-2800 रुपए कुंटल, धान 3100 रुपए कुंटल खरीद लूंगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी झूठ बोल के निकल गए। तो शिवराज जी के झूठ पे लड़ा था, ना कि उनके चेहरे। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लाडली बहना योजना का प्रचार कर करके इन लोगों ने 2023 में जो चुनाव लड़ा है, फिर शिवराज सिंह चौहान जी को थोड़ा साइड करके मोहन यादव जी को आगे कर दिया, कितना लूट के अड्डे हैं, कौन कितना लूट के दे सकता है, इस बात के ऊपर चर्चा होती है। सर, क्या कांग्रेस केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगाती है? कब लगाया, किसने लगाया? जो दिन भर हिंदू मुस्लिम की बात करती है। हम तो बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हम नौजवानों की लड़ाई, हम हर व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। इस देश में धर्म हमारे लिए आस्था विश्वास है, ना कि राजनीति। राजनीति बीजेपी करती है, हम धर्म पे आस्था और विश्वास रखते हैं। सर, परिवारवाद का आरोप लगता है कांग्रेस पे, क्या कहेंगे? परिवारवाद का आरोप किस पे लगना चाहिए और किस पे? अभी ज्योतिरादित्य जी का बेटा वहां पे क्रिकेट एसोसिएशन का बना, उस पर कोई आरोप नहीं लगा। कैलाश जी का बेटा विधायक बना, तब उस पर कोई आरोप नहीं लगा। कई बीजेपी में पटवा जी के बेटे भी इतने केस होने के बाद वो नेता है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। हर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगता है। कब भारतीय जनता पार्टी के विश्वास सारंग जी, कैलाश सारंग जी के बेटे, इनके ऊपर आरोप नहीं लगता। देश के अंदर राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे, उनके ऊपर आरोप नहीं लगता। हर भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के साथ ग्रसित है, उनके ऊपर आरोप नहीं लगता। पर देश का वो परिवार, वो नेता, क्योंकि इनको परिवारवाद से दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत है गांधी परिवार से। क्योंकि गांधी परिवार जिसने देश की आजादी, उन्नति, तरक्की में योगदान दिया, जिसने इस देश के अंदर शहादतें दी, वो परिवार शहजादों का नहीं, शहादतों का परिवार है, शहीदों का परिवार है। उस शहीदों के परिवार से दिक्कत है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने एक उंगली अंग्रेजों के उसमें नहीं कटाई और अंग्रेजों की टॉयलेटें साफ करने का काम किया। इनकी जिस तरह की मानसिकता थी, उनके मुखबिर बनने का काम किया। तो वो परिवार जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने इस देश को उन्नति और तरक्की देने का काम करा, उस परिवार से दिक्कत है, ना कि परिवारवाद से। इनके सबसे ज्यादा परिवारवाद है। मैं कुणाल चौधरी जैसा एक नौजवान बिगर पॉलिटिकल फैमिली का आज यहाँ बैठा है, तो राहुल गांधी जी के कारण वो लड़ाई यही लड़ते हैं कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के नए नौजवान आए और आगे आके जो काम करेगा उसके लिए स्पेस कांग्रेस पार्टी कहते हैं। बीजेपी को परिवारवाद से दिक्कत है, सिर्फ गांधी परिवार से दिक्कत है, क्योंकि इस देश की आजादी के आंदोलन के बड़े। सर, आप भी यही एक युवा चेहरा हैं। अगर बात की जाए, जीतू पटवारी जी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, कैसा नेतृत्व देखते हैं? जीतू पटवारी जी एक डैशिंग नेतृत्व, मध्य प्रदेश में किसान और नौजवानों की आवाज और ताकत के साथ नए लोगों की आवाज उठाने का काम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं। 2024 के जनरल इलेक्शन में क्या देखते हैं कि जो कांग्रेस को 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, राष्ट्रीय नेतृत्व में कमजोरी कुछ नजर आ रही है इसको लेकर? राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में ही इतने वोट मिले हैं। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जनता ने हमें साथ दिया, तभी हम 100 सीटों पे पहुंचे। 400 पार का नारा दे रहे थे, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल सब लगा लिया, पर उसके बाद 400 तो छोड़ो, 240 पे अटक गए। वो भी बेसाखियों के सहारे पे इन्होंने सरकार बनाई। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, आपके पास है, तो क्या क्या चीजें हैं वहां पे आपको करनी पड़ती हैं? अभी तो हम देख रहे हैं जो वोट चोरी करके सरकार बनाई है इन्होंने, देश के अंदर जो जनता के हक और अधिकार पे डाका डाला, इसके खिलाफ काम कर रहा हूँ, ताकत के साथ जनता की लड़ाई लड़।
आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है, चुनाव लड़ने का क्या सोचा है? सीधे लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच साथ खड़े रहेंगे। काला पीपल से मेरा दिल का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है, और ताकत से उनने मेरे को जो साथ दिया, मैं उसके लिए हमेशा उनका कृतज्ञ रहता हूँ। जिस ताकत से उन्होंने नेता बनाया, मैं तो एक सड़क का आंदोलनकारी लड़का था, उसे सदन में पहुंचाया, उसे अगली बार भी इतना प्यार दिया कि लगभग 87,000 वोट दिए। तो मैं उनका ऋणी और उनके साथ हमेशा तन मन धन के साथ ताकत से खड़ा, उनकी मजबूती के साथ खड़ा, और मुझे उम्मीद है कि जनता मौका मुझे पुनः देगी। सर, काला पीपल से ही लड़ेंगे या कोई दूसरी विधानसभा? मेरी तो काला पीपल ही है, मेन काला पीपल ही है। मेन नहीं, काला पीपल ही है, काला पीपल ही है। ये पार्टी तय करेगी मुझे। सर, अगर बात की जाए, आप अभी एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं और आपको जैसे अभी बाहर भी जाना रहता है, जैसा कि आपने बताया बिहार भी आपको जाना रहता है, तो घर में कैसे समय दे पाते हैं परिवार को, और कैसे फिर राजनीति में दोनों में सब समय है जी देना चाहे तो। कोई रात को जाके पार्टियां करता है, रात को जाके कहीं क्लबों में जाता है, ये हमारा शौक नहीं, हमारा काम है। जो काम मिलता है उसे ईमानदारी से करते हैं और परिवार में साथ देते हैं। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से सलाह दे सकते हैं, आप युवा चेहरा हैं, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, क्या संदेश रहेगा, क्या क्या चीजों को देखकर आना? नौजवानों से कहता हूँ कि आए, राजनीति में आए, इस देश के नेतृत्व को संभालें, क्योंकि इस देश के मूल मुद्दों की राजनीति करें। ये याद रखना, आने वाली पीढ़ियां सवाल करेगी। जब इस देश के अंदर वो कहावत है ना कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, इस देश की आर्थिक नीतियां डूब रही, इस देश का नौजवानों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, इस देश के किसानों के फसलों के दाम खत्म हो रहे हैं, और जिस हालात के अंदर देश है, कहीं ना कहीं मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आओ और इस देश के मूल मुद्दों को राजनीति पे लाने का काम करो। राजनीति का मूल मुद्दा जरूरी है, ना कि ये हिंदू मुसलमान। मेरा आप लोगों से कहना है, ना राम खतरे में है, ना अल्लाह खतरे में है। घर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे नौजवानों, इस धर्म का चश्मा तो उतारो। आप लोगों का रोजगार, किसानों के फसलों के दाम, हर वर्ग के अधिकार, महिलाओं पे अत्याचार, इस देश के अंदर गरीब मजदूर और किसान के हक और अधिकार खतरे में। इन हक और अधिकारों के लिए लड़ो ताकत से। जिसको बनना है आओ, नेता बनो, नेता चुनो, और अपने अधिकारों के लिए ताकत से लड़ाई लड़ने का। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य बन चुका है, जहां पर रेप केस काफी बढ़ रहा है, बच्चों के साथ बलात्कार। दूसरे नंबर तो इनने कम आंकड़े, क्योंकि इन्हीं की सरकार है, केस कम करती है, आंकड़े इससे बहुत भयावह है। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, आदिवासी, दलित, इनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, शोषित, वंचित, पीड़ितों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, कहीं ना कहीं पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखती है। और ये एनसीआरबी के आंकड़े तो सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर दिखते हैं। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश बलात्कारियों के लिए ये एक माफिया जो तंत्र चल रहा है, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे ये महिलाओं को परेशान कर, एक माफिया तंत्र, इनके साथ भ्रष्ट अधिकारी, और सबसे बड़ा इनका सरगना जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता और सरकार में बैठा राजनीतिज्ञ है, वो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण देता। और ये प्रदेश बलात्कार का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन चुका। सर, आपकी एक टिप्पणी और चाहूंगा मैं। अभी विश्वास सारंग जी हैं, विधायक हैं यहाँ से, उनकी अभी मछली परिवार के साथ काफी तस्वीरें वायरल हो रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे, उस पर आप? लैंड माफिया, ड्रग्स माफिया, और इनकी लैंग्वेज में बोलूं, लैंड जिहाद, लव जिहाद और ड्रग जिहाद जी, तीनों में स्थापित है। सीधे तौर पे इस्तीफा लेके जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जब तक मंत्री पद पर बैठे रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश के वो लोग, वो नौजवान जो ड्रग्स में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उन परिवारों को न्याय मिल पाएगा। वो परिवार जो परेशान हो रहे हैं उनको न्याय मिल पाएगा। स्पष्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए सारी चीजें जरूरी पहले से थी। बीजेपी की अभी कैबिनेट विस्तार होने की बात चल रही है, जिस तरीके से 2-3 मंत्रियों को हटाने की भी बात चल रही है, उसमें विश्वास सारंग जी का भी नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। क्या लग रहा है, पहली फुर्सत में हटाना चाहिए? मुझे नहीं मालूम, मैं सकते पे मुझे नहीं मालूम बीजेपी क्या कर रही, मैं उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता। हटना चाहिए, मतलब सीधे तौर पे माफिया तंत्र को जो साथ दे उसको हटना चाहिए। सर, अंत में मेरे को छोटे सवाल हैं, अगर मैं पूछूं एक शब्द में मोहन यादव के बारे में क्या कहेंगे?
अनगाइडेड मिसाइल है, कहीं भी चल जाएंगे, ना तो प्रदेश का कोई भला, ना मध्य प्रदेश की जनता का भला, लूट और झूठ की सरकार जिस तरीके से लोग पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहते हैं तो वो है ही है। सीधे तौर पर। जी, शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में क्या कहेंगे एक शब्द में? झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, बस। और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, जो कि बहुत सालों तक इस प्रदेश को सही रास्ता दिखाने। जी सर, अंत में हमारे दर्शक है बतंगड़ के, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं बतंगड़ के सभी दर्शकों को बधाई दूंगा, और ये नौजवानों की एक कोशिश है, तो इसलिए मैं आज इनके साथ बैठा, इनको भी बधाई दूंगा, इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दूंगा। और नौजवानों, आप लोगों से आग्रह करूंगा, देश को मूल मुद्दों पे लाओ, कि आप जो चलते हो, क्योंकि युवाओं के बारे में कहा भी गया है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धाओं का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, तो भविष्य के रास्ते इंतजार कर रहे हैं। भविष्य सुधारने के लिए बेहतर रूप से मूल मुद्दे, किसान की फसलों के दाम, नौजवान के रोजगार, इस पे ताकत से लड़ो और अपने अधिकारों की बात करो। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।